तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस को हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मूविंग फर्दर हमें जानना होगा कि व्हाट इज अ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन जो होती है आखिर होती क्या है, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज तो डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं, एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन हमने बनाई है कि प्रेपोजिशन क्या है? एक वर्ड है, अ वर्ड दैट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ ए वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक वर्ड की पोजीशन को किसी दूसरे वर्ड की पोजीशन के साथ रिलेट करने का काम करता है, क्योंकि प्रेपोजिशन को कहा जाता है रिलेटिंग वर्ड, ये रिलेट करने का काम करता है, एक वर्ड की पोजीशन को किसी दूसरे वर्ड की पोजीशन के साथ रिलेट करने का काम करेगा, और वही कहलाता है प्रेपोजिशन। तो इस पूरी डेफिनेशन के अंदर भी देखोगे तो एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, तो यानी कि एक वर्ड तो हम मान सकते हैं कि एक वर्ड तो क्या है? अपना प्रेपोजिशन है जो रिलेट करेगा। एक वर्ड तो ये आ गया। अब इधर कुछ वर्ड्स हैं, इधर इसके कुछ वर्ड्स होंगे जिनको ये रिलेट करने का काम करेगा। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके पहले आ सकते हैं, वो हमें देखना होगा। ठीक है, इसके पहले कौन से वर्ड आएंगे, जैसे कि यहाँ लिखे हुए भी हैं, और जब आप देखोगे तो इसके बाद कौन से वर्ड्स आने वाले हैं, ये भी हमें देखना होगा। आखिर वो कौन से दो वर्ड हैं जिनको प्रेपोजिशन रिलेट करता है। जब आप कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन यू मेक अ सेंटेंस, तो सेंटेंस कंटेन 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो कोई भी 8 में से कोई भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा होता है? इंटरजेक्शन होता है, एडवर्ब भी होता है। तो ये सारे के सारे कुल मिलाकर के देखें, आर्टिकल्स भी देखने को हमें मिलता है, आर्टिकल्स भी एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। तो बेटा हम देखेंगे, हम समझेंगे चीज को कि प्रेपोजिशन जो है वो प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा वर्ड आता है, प्रेपोजिशन के पहले कौन सा वर्ड आता है। सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे तो ज्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि ही इज इन द रूम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ही इज इन द रूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको प्रेपोजिशन, ये आप इन क्या है? इट्स अ प्रेपोजिशन, राइट। इस इन के बाद में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस इन के पहले भी कुछ लिखा हुआ है। अगला अगर हम देखेंगे कि ही फाउंड द बुक, यानी कि उसको एक बुक मिली, और बुक मिली कहाँ पर? उसको रूम में मिली। तो बेटा यहाँ देखो आप, यहाँ प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन के बाद में यहाँ पर क्या आ गया? ये एक नाउन आ गया। अगर हम देखें प्रेपोजिशन के पहले क्या आया है, तो प्रेपोजिशन के पहले यहाँ पर एक वर्ब का यूज किया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को समझे हम लोग, तो आप कह सकते हो कि सर प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड हो गया जो रिलेट कर सकता है एक वर्ब को एक नाउन के साथ, यानी कि एक वर्ब और एक नाउन इसमें हो सकता है। यहाँ नाउन हो सकता है, तो हो सकता है इस साइड में क्या हो? एक वर्ब हो। तो प्रेपोजिशन एक वर्ब को एक नाउन के साथ रिलेट करता है, और जहां पर नाउन आता है ना, वहां प्रोनाउन भी आ जाता है। और एक और चीज होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो होती है जेरेंड। क्या होती है? जेरेंड। जेरेंड ऑल्सो वर्क्स लाइक ए नाउन, वो नाउन की तरह ही काम करता है। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर स्मोकिंग को एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया। एंड यू नो वेल दैट कि नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? ये दोनों ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अब स्मोकिंग जो है ये नाउन है क्या? ये क्या है? V1 के साथ ING लगा करके बनाया गया, ये एक जेरेंड फॉर्म है। ठीक है, जेरेंड क्या करता है कि नाउन की तरह ही काम करता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस प्रेपोजिशन के बाद नाउन भी हो सकता है, इसके बाद प्रोनाउन भी हो सकता है, इसके बाद जेरेंड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी नाउन की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये देखा कि यहाँ पर एक नाउन था, यहाँ पर क्या गया? एक वर्ब, और इन दोनों को रिलेट किसने कर दिया? छोटे से प्यारे से सुंदर से वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। एक अगला आ गया कि ही फाउंड द बुक। अब यहाँ देखेंगे एक नाउन है, फिर एक उसके बाद एक प्रेपोजिशन है, और उसके बाद दोबारा क्या है? नाउन, और यहाँ भी क्या है? नाउन। इट मीन्स यहाँ पर एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करने का काम किसने किया है? प्रेपोजिशन ने किया है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक प्रेपोजिशन वो एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड के साथ भी रिलेट कर सकता है। हाँ या ना? यस और नो? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि ही फाउंड द बुक, उसको बुक मिली, और कहां पर मिली? सेफ। कैसी मिली? सेफ मिली। तो सेफ तो बेटा नाउन तो होता नहीं है, सेफ तो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है?
एक एडजेक्टिव का काम करता है। उसके बाद ये क्या गई प्रेपोजिशन, एंड नेक्स्ट क्या है, एक नाउन है। तो ये एक बात, एक नई चीज, वन मोर थिंग इज दैट कि प्रेपोजिशन कैन रिलेट एन एडजेक्टिव टू अ नाउन। एक एडजेक्टिव को किसके साथ रिलेट कर सकता है, एक नाउन के साथ रिलेट कर सकता है, एक प्रोनाउन के साथ रिलेट कर सकता है। तो ये एडजेक्टिव को रिलेट कर दिया यहाँ एक प्रेपोजिशन है नाउन के साथ। चलिए नेक्स्ट है हमारा ही इज हैप्पी। हैप्पी भी क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है, यस और नो। हैप्पी भी क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। तो हैप्पी को यहाँ इफ दोबारा प्रेपोजिशन आ गई और फिर यहाँ पर ये रूम फिर नाउन आ गया। लो भैया फिर एक सेंटेंस और बना दिया, एडजेक्टिव को रिलेट कर दिया नाउन के साथ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ही जंप्ड। तो जंप तो क्या है, एक वर्ब है। इनटू क्या है, एक प्रेपोजिशन है। आगे क्या लिखा हुआ है, रिवर। तो रिवर क्या है, नाउन है। तो फिर दोबारा से यहाँ पर ये वाला रूल लग गया, एक वर्ब को एक नाउन के साथ रिलेट कर दिया गया है। चलिए भाई मूविंग टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा आई सो, मैंने देखा, किसको, उसको देखा। तो बेटा ये क्या है, प्रोनाउन है, हाँ या ना, ये प्रोनाउन है। उसके बाद क्या आ गया, एक प्रेपोजिशन आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, दोबारा से एक नाउन आ गया। तो यहां हमने देखा कि यहां देखो वर्ब को रिलेट किया था, यहां पर फिर एक नाउन को रिलेट किया गया इस दूसरे नाउन के साथ, यहां पर प्रोनाउन को भी हमने रिलेट कर दिया है, और एक हमने देखा भी नीचे कि भैया एक एडजेक्टिव को भी रिलेट किया जा सकता है। तो इन सेंटेंसेस के जरिए हम एक बात को समझ पाए हैं, और वो बात ये है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ब को किसी नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेट कर सकता है, एक नाउन को किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेट कर सकता है, एक प्रोनाउन को भी किसी नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेट कर सकता है, और एक एडजेक्टिव को भी किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ में, किसी जेरेंड के साथ में ये क्या कर सकता है, रिलेट करने का काम कर सकता है। अब बात आती है कि प्रेपोजिशंस को हम कितने पार्ट्स में समझ सकते हैं। तो बेटा एक तो देखो बिल्कुल जनरल प्रेपोजिशन होती है, जैसे अभी अभी हमने समझा, जैसे इन को समझ लिया, एट को समझ लिया, ठीक है, और हो गया, आउट हो गया है, विदाउट हो गया है, एक्रॉस हो गया है, टिल है, अनटिल है, बहुत सारी है। तो इस तरीके से सारी की सारी क्या है, जनरल प्रेपोजिशन हो गई है। कभी कभी कुछ प्रेपोजिशंस को कंपाउंड के तौर पे भी समझा जाता है, जैसे इन स्पाइट ऑफ हो गया है, इंस्टेड ऑफ हो गया है। तो ये क्या है, मिलकर के बनी है दो तीन छोटे छोटे एलिमेंट्स के साथ में। एक होती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, यानी कि कुछ प्रेपोजिशन ऐसी हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ वो फिक्स्ड हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, कोई रूल रेगुलेशन वहां पे काम करता नहीं है। जैसे आपने लगा दिया कि भाई, जैसे आपने पैसिव वॉइस कभी पढ़ा, तो पैसिव वॉइस जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि यार नो के साथ में टू का ही यूज किया जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस पढ़ा, फिर यहाँ पर लग गया नॉन, और उसके बाद आपने किसका यूज किया, टू का। ऐसे देखो एक वर्ड है न्यू, न्यू के साथ भी आप किसका यूज करोगे, टू का। लीड के साथ किसका यूज करोगे, टू का, ठीक है ना। की के साथ किसका यूज करोगे, टू का। स्केर्ड के साथ किसका यूज करते हो, स्केर्ड ऑफ। कॉन्फिडेंट के साथ भी किसका यूज करते हो, ऑफ। और ऐसे दुनिया भर के वर्ड्स है जहां पर हम देखते हैं कि फिक्स प्रपोजिशन ही आती है। एक ये देखो फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है इसमें एक वर्ब होती है, साथ में एक क्या होती है, एक प्रपोजिशन होती है। कभी कभी एक एडवर्ब होती है, ठीक है, साथ में एक वर्ब होगी, एडवर्ब होगी, तो उससे भी क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो ये जैसे हमने पुट ऑन, ये देखो एक वर्ब है, साथ में क्या लगाया, ऑन, तो ये ऑन, पुट ऑन, इसका मीनिंग क्या हो गया, पुट का मतलब होता है रखना, ऑन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है टेक ऑफ, क्या होता है, टेक ऑफ। ये देखो टेक का मतलब वैसे तो लेना होता है, ऑफ का मतलब होता है जब सेपरेशन की बात की जाती है, लेकिन टेक ऑफ का मतलब हो गया जब आपने कोई चीज पहनी है तो आपने उस चीज को फिर बाद में उतारा भी है, तो वो क्या हो गया है, टेक ऑफ हो गया। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये बाद में देखेंगे। ये जनरल प्रेपोजिशन हो गई, साथ में फिक्स प्रेपोजिशन की बात हो गई है। अब आ जाओ कुछ प्रेपोजिशंस को पढ़ लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बिसाइड, ठीक है। सबसे पहला क्या है, बिल्कुल इजीएस्ट वन है बिसाइड। बिसाइड की बात करेंगे तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ को अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है नियर, नजदीक। जैसे बहुत बार आप बोलते हैं, अरे यार मेरे तो घर के बाजू में ही मंदिर है। बाजू में ही मंदिर होने का मतलब क्या हो गया, किलो बाजू हो गई। समझ में आया नहीं, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा नजदीक है।
नियर बाय में है, तो इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। इसी को दूसरी अगर बात करें तो दूसरा लिखा हुआ है बिसाइड्स, और बिसाइड्स का मतलब होता, अब ये नहीं है बेटा कि इसका प्लूरल बन गया है कि सर यहाँ तो देखो ये जैसे यहाँ पर आए तो एस लग गया तो ये तो इसका प्लूरल बन गया है। तो प्रपोजिशन जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है, ठीक है ना, ये नाउन प्रोनाउन नहीं है। तो अब इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग है, एंटायरली डिफरेंट बोथ आर। अब यहाँ इसका मीनिंग हो गया इन एडिशन टू, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एडिशन की, यहाँ वो चीज जो है वो जोड़ी जा रही है। अब यहाँ पर सेंटेंस के जरिए समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला सेंटेंस लिखा हुआ था, फर्स्ट वन इज देयर इज ए पार्क, यानी कि एक पार्क है और आगे लिखा हुआ माई हाउस, तो मेरा घर। तो अब क्या कह सकते हैं, क्या अब इसका मतलब यहाँ पर ये ठीक बैठेगा या ये ठीक बैठेगा? इसका अगर मीनिंग लगाओगे तो बन जाएगा कि देयर इज ए हाउस माई हाउस, तो मेरे घर के अलावा एक पार्क है। और एक अगर हम कहें कि मेरे घर के नजदीक पार्क है, तो कौन सा बेटर लग रहा है आपको? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम सही प्रपोजिशन को ढूंढने चलेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगी, बिसाइड। क्या आएगी यहाँ पे? तो यहाँ पर हम बिसाइड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बिसाइड आएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इंग्लिश बोल सकता हूँ, और आगे लिखा हुआ हिंदी। तो क्या हम कह सकते हैं कि हिंदी के नजदीक मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? तो अगर इसको हिंदी में भी समझोगे तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के सिवाय, के अतिरिक्त। इट मींस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन, एडिशन की बात हो रही है, जोड़ हो रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि यार हिंदी तो बोल लेता हूँ और उसके साथ साथ इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, तो इसका मतलब हो गया है बेटा वी हैव टू यूज बिसाइड्स। क्या है बच्चे? तो यहाँ पर बन जाएगा बिसाइड्स। यस और नो? गॉट इट? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आई हैव बीन टू मुंबई। वो कह रहा है कि भैया बीन का मतलब होता है कि जब कोई बंदा जाकर के आ चुका है। अगर मैं बोलता हूँ ही हैज गॉन, तो वह चला गया, वो गया है, अभी ही हैज नॉट कम बैक, आया नहीं, बट चला भी गया, एंड ही हैज रिटर्न, तो इसका मतलब हम बोलते हैं ही हैज बीन। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई हैव बीन, मैं जा चुका हूँ, कहाँ? मुंबई, और आगे लिखा हुआ है यहाँ कोलकाता। इसका मतलब है मुंबई और कोलकाता दोनों जगह गया हूँ। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? नियर की बात हो रही है या एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर हो रही है बात एडिशन की, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा बिसाइड्स। क्या आएगा बच्चे? बिसाइड्स आएगा। चलिए एक और छोटी सी प्यारी सी दो छोटी छोटी प्रपोजिशन ली हमने, और एक लिखा हुआ है बिटवीन एंड द सेकंड वन इज अमंग। तो पहला है बिटवीन, द सेकंड इज अमंग। बिटवीन का देखो लिखा हुआ टू एट ए टाइम, जब हम एक बार में दो की बात करते हैं, दो के बीच की बात करते हैं, सिर्फ दो की बात करते हैं। ये देखो ध्यान से चीज को समझो, टू एट अ टाइम, एक बार में कितने? दो। द नेक्स्ट इज मोर देन टू एट ए टाइम, एक बार में दो से ज्यादा। तो संख्या क्या हो सकती है? नंबर कुड बी 3 4 5, जितना भी हो सकता है, बट एटलीस्ट देयर मस्ट बी 3, कम से कम 3 तो चाहिए। तो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो थी उसको क्या कर दिया, उसका डिवीजन किया है, उसका बंटवारा किया है। और बंटवारा कितने लोगों में किया है? अपने दो बेटों के अंदर। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू सन्स, कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन कर दिया है, उसका बंटवारा कर दिया है, और कितने लोगों में किया है? उसके दो बेटे थे, दोनों बेटों में कर दिया। तो आप बताओ किसका यूज करोगे, बिटवीन का आएगा, अमंग का आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स। टीचर ने क्या किया, बुक्स जो थी उनको बांट दिया। और किसमें बांटा? सारे के सारे स्टूडेंट्स में बांट दिया, जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये ज्यादा हो गए, तो ज्यादा हो गए तो हम किसका यूज करेंगे? अमंग। किसका यूज करेंगे? अमंग। चलो अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस में आपको बताना है कि बिटवीन आएगा या अमंग आएगा। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां जगह दिखाई दे रही है तो यहां लिख देते हैं। चलो यहां सेंटेंस लिख देते हैं। इन दिस सीरीज द मैचेस will be played, और आगे यहां लिख रहा हूं इंडिया
साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। लो ये सेंटेंस लिखा। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो चीज है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इन दिस सीरीज द मैचेस विल बी प्लेड इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 3 टीमें हैं, ठीक है ना। ये 3 टीम्स यहाँ पर दी गई है, तो इन 3 टीम्स के बीच में क्या होगा, मुकाबला होगा। तो यहां पर आपको क्या लगता है, यहां पर बिटवीन का यूज ठीक रहेगा या अमंग का यूज ठीक रहेगा? यहाँ 3 टीम्स हैं, तो आप बताओ कि यहाँ पर बिटवीन आएगा या अमंग आएगा? क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर क्या, देखो समझो ध्यान से। अब आपने तो कह दिया कि सर ये आएगा, वो आएगा, अमंग आएगा। आपने तो देखा कि संख्या कितनी है, 3 है। आपने तो देखा कि 3 की यहाँ पर आपने तो नंबर को देख लिया, 3 नंबर दे रखे, लेकिन डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ था कि 2 एक बार में, कि 2 एट ए टाइम, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 2 एट ए टाइम। लेकिन देखो मैचेस जब होंगे, अब मानते हैं कि 3 टीम है, ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। वी हैव 3 टीम्स और मैचेस इनके बीच में खेले जाने हैं। तो एक मैच हुआ ए और बी के बीच में, दूसरा हुआ बी और सी के बीच में, फिर हुआ सी और ए के बीच में। तो बेटा अगर एक बार में देखेंगे तो एक बार में 2 टीम्स आर प्लेइंग, एक बार में तो 2 ही टीम खेल रही हैं, 3 टीम खेल नहीं रही। तो संख्या कितनी है ये मायने नहीं रखता, बात ये है कि एक बार में कितने लोगों के, कितने टीम्स के वो बीच में वो चीज हो रही है। तो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर देखोगे तो यहाँ पर सही कौन सा रहेगा, बिटवीन ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या ठीक रहेगा, बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ अमंग को लगाने की गलती नहीं करेंगे। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैच देखते हो, मैच होते हैं, तो मैच जब होते हैं, आप एक प्रोनाउन पढ़कर के आए हो, और प्रोनाउन रेसिप्रोकल पढ़ा आपने, एक है ईच अदर, एक है ईच अदर, और दूसरा है वन अनदर। ये 2 चीजें हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन में पढ़ते हैं। ईच अदर का मीनिंग होता है कि जब हम बात करते हैं 2 की, और वन अनदर मीन्स होता है जब हम बात करते हैं 2 से ज्यादा की, यही तो होता है। अब एक बात बताइए, 2 टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, 11 प्लेयर्स इधर हैं, 11 प्लेयर्स इधर हैं, मैच खत्म होता है। मैच खत्म होने के बाद सारे के सारे प्लेयर एक दूसरे से क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो एक सेंटेंस यदि हम लोग बना दें कि आफ्टर द मैच ऑल द प्लेयर्स शुक हैंड्स, हाथ मिलाए, विद ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? यहाँ पे दोबारा सुनिए, आफ्टर द मैच ऑल द प्लेयर्स शुक हैंड्स विद ईच अदर और वन अनदर, क्या कहना ठीक रहेगा? अब देखो कम से कम मानते 11 प्लेयर इधर है, 11 प्लेयर इधर, इन सब ने हाथ मिलाए और एक साथ मिलाए इन्होंने। लेकिन एक ध्यान देना पड़ेगा, एक बार में तो हाथ कितने मिले, 2। सारे के सारे ऐसा थोड़ी कि 11 हाथ इधर से आगे, 11 इधर, 22 हाथ हो गए एक साथ, ऐसा नहीं है। तो हाथ जो है एक बार में कितने मिले हैं, सिर्फ 2 मिले हैं। और जब 2 हाथ मिले हैं तो इसका मतलब है हम लोग किसका यूज करेंगे, ईच अदर का, वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। तो वही बात किस पे लागू होती है, इस प्रपोजिशन पे भी होती है। बात जब 2 के बीच में हो रही है, एक बार में संख्या पे नहीं जाएंगे, बात किस पे जाएंगे, उसके यूज पे जाएंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो अच्छी बात है। तो ये देखो इस तरीके से मैंने आपको छोटी सी एक बात बताई कि प्रपोजिशन क्या होती है और किस तरीके से हम लोग इन चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर प्रपोजिशन होती क्या है, इसके पहले क्या आता है तो बाद में क्या आता है, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गॉट इट? एनी डाउट? ठीक है।